हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 10 अप्रैल 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, इसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखते हैं। मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है दोस्तों, वो बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदर किसी चैनल पर आपको सिर्फ दो तीन चीज़ें बता दी जाती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत कम होता है। हमारे यहाँ दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ मेरे चैनल पर रहता है जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अगर बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दारोगा या बिहार एसआई किसी का भी तैयारी करते हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, देर ना करिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, और डेली देखिए। डेली दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ मात्र आधे घंटे में आप देखकर अपना बहुत सारा जो है एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। तो हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन बनाने की अनुमति दी है? देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को 500 किलोमीटर के जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको 4 लेन बनाने की अनुमति दी है। ठीक है, 2023-24 बिहार के कुल 500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन बनाया जाएगा। गंगा पर जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन के पुल के लिए भी 2635 करोड़ खर्च कर 6.92 किलोमीटर लंबा पुल दीघा सोनपुर के बीच बनाया जाएगा। ठीक है, मधुबनी जिले के जयनगर के पास कमला नदी पर पुल का निर्माण भी किया जाएगा। तो कितना दोस्तों, 500 किलोमीटर के लिए जो है सरकार ने राशि स्वीकृत की है। 2635 करोड़ रुपए के से पुल भी बनाया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 5358 किलोमीटर है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 है जो 415 किलोमीटर लंबा है। उत्तर प्रदेश राज्य में लालगंज, रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, छपरा, हाजीपुर, बख्तियारपुर, मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया, बीहपुर को जोड़ने वाले उन्नाव के पास NH 27 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होने वाला ये NH बिहार राज्य में कोरा, कटिहार, हरिश्चंद्रपुर और पश्चिम बंगाल राज्य में पांडुआ के पास NH 12 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है। तो याद रखिए दोस्तों, सबसे लंबा NH जो है बिहार का NH 31 है जो उत्तर प्रदेश और बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरता है। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 727A है जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश और मैरवा के पास NH 227A के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कम समय में राहत एवं बचाव कार्य हेतु आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के कितने शहरों में NDRF रीजनल रिस्पांस सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए दोस्तों, बाढ़ आने के बाद बहुत कम समय रहता है लोगों को बचाने का। कम समय में लोगों को बचाने के लिए जो है बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 4 NDRF रीजनल रिस्पांस सेंटर शहरों में बिहार के शहरों में स्थापित करेगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कम समय में राहत एवं बचाव कार्य हेतु आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के 4 शहरों पटना, दीदारगंज, भागलपुर, वैशाली, मधेपुरा में NDRF रीजनल रिस्पांस सेंटर स्थापित करेगी। इसके अलावा 10 अन्य जिलों में SDRF की स्थायी रूप से तैनाती की जा रही है। वर्ष 2022 में आई बाढ़ से बिहार के 16 जिले प्रभावित हुए थे। NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। SDRF का स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। उत्तर बिहार के लोगों का आस्था का केंद्र बेगूसराय में स्थित सिमरिया धाम के विकास के लिए बिहार सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो 114.97 करोड़ की राशि के साथ हर की पौड़ी की तर्ज पर जो उत्तराखंड में है सिमरिया धाम का विकास किया जाएगा। हर की पौड़ी की तर्ज पर सिमरिया धाम में हर साल कार्तिक में कल्पवास मेला लगता है। बेगूसराय जिला मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय बेगूसराय है। मुंगेर प्रमंडल के 6 जिले मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय है। बेगूसराय का गठन 2 अक्टूबर 1972 को हुआ था। क्षेत्रफल इसका 1918 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख नदी दोस्तों गंगा, कमला, बूढ़ी गंडक है। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय है जहाँ के वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह ग्रामीण विभाग एवं पंचायती राज मंत्री हैं। लिंगानुपात 895 है। जनसंख्या घनत्व 1549 है। अगर बेगूसराय में उद्योगों की बात की जाए तो तेल शोधक कारखाना है।
ठीक है, बरौनी में उर्वरक कारखाना भी है, ठीक है, पेट्रो रसायन कारखाना, ताप विद्युत बिजली कारखाना। प्रमुख फसल यहाँ की मकई, गेहूं, धान, गन्ना, लाल मिर्च है, ठीक है। पर्यटन स्थल की बात करें तो कांवर झील जो है यहाँ का बिहार का एकमात्र राम स्थल बेगूसराय में ही स्थित है। राजेंद्रपुर सिमरिया घाट भी पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध जगह है। हाल ही में बिहार की नवादा की रहने वाली गायत्री देवी का निधन हो गया। वो पेशे से क्या थी? तो दोस्तों ये जदयू की नेता थी। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री गायत्री देवी ने 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। रविवार अलसुबह पटना के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। नवादा में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। सीएम नीतीश कुमार ने गायत्री देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। 1970 में पहली बार गोविंदपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीत गई थी। फिर 1972 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और जीत दर्ज करने के बाद नवादा की विधायक बन गए। फिर 1980 से लगातार 3 बार गोविंदपुर से कांग्रेस की विधायक रही। साल 2000 के चुनाव में राजद के टिकट पर गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर फिर विधायक बने। 2005 तक वो विधायक रहे। नवादा भारत के बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित एक नगर है। ये जिले का मुख्यालय भी है। नवादा जिला मगध का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोग मगही बोलते हैं। जिले का क्षेत्रफल 2492 वर्ग किलोमीटर है। प्रकृति की गोद में बसा नवादा जिले को कई प्रमुख प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है। ककोलत जलप्रपात, प्रजातंत्र द्वार, नारद संग्रहालय, सेखोदेवरा आश्रम और गुनियाजी तीर्थ और हिसुआ प्रखंड के दोना पंचायत में बहुत पुरानी मंदिर, तीर्थ स्थल, यात्रा भी है। आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से है। नवादा के उत्तर में नालंदा, दक्षिण में झारखंड का कोडरमा, पूर्व में शेखपुरा एवं जमुई तथा पश्चिम में गया जिला है। मगही यहाँ की बोली और हिंदी मुख्य भाषा है। प्रमुख नदियां यहाँ से गुजर सकरी, पंजाने, खुरी तथा तिलैया। सन 1850 के आसपास अंग्रेजों द्वारा बसाए जा रहे उपनिवेश में गिरमुटिया मजदूरों की एक बड़ी खेप गुयाना, फिजी एवं यूरियन आइलैंड में बस गए नवादा के रहने वाले लोग, जहाँ उन्होंने एक नए भारत का निर्माण किया। स्वतंत्रता पश्चात भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शेखोदेवरा गांव में सर्वोदय आश्रम की स्थापना की थी। इस आश्रम में जयप्रकाश नारायण ने भी अपना महत्वपूर्ण समय गुजारा है। नवादा के पद्म भूषण प्रसाद एवं पंडित सियाराम तिवारी ध्रुपद एवं ठुमरी शैली के श्रेष्ठ गायकों में शुमार हैं। 20वां अखिल भारतीय मजदूर संघ की बैठक का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो 20वां अखिल भारतीय मजदूर संघ की बैठक का आयोजन पटना में किया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य वी भागैया ने शुक्रवार को भारतीय मजदूर संघ के 20वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन भागैया ने पटना के केशव सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में आयोजित अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का मजदूरों के लिए मजदूरों द्वारा संचालित श्रमिक संगठन है। यह श्रमिक संगठन सभी प्रभाव से मुक्त है। किसी भी राजनीतिक दल से बीएमएस का जुड़ाव नहीं है। यह संगठन राष्ट्र हित, उद्योग हित के साथ श्रमिक हित की बात करता है। इस सम्मेलन में बीएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरमय पंड्या को बनाया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि श्रम क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय मजदूर संघ ने कोरोना काल में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बिहार के कितने अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है? तो 64,000 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बिहार के 64,000 अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। 25 जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास खोले जाएंगे। इन सभी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 563 करोड़ की राशि राज्य सरकार को प्रदान की गई है। इसके साथ साथ राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में इंडस्ट्रीज लिंक कोर्स अगले सत्र से भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों, ठीक है, बिहार के राज्यों में जो स्टूडेंट्स हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? दोस्तों, उच्च शिक्षा संस्थानों में इंडस्ट्रीज लिंक की जो बच्चे पढ़े तो उनको इंडस्ट्रीज का भी ज्ञान हो, जिनमें टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और आईटी की पढ़ाई कराई जाएगी। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों से 2024 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकेगा? तो 600 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य जो है बिहार सरकार ने सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों से 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों से 2024 तक 600 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से हुए करार के तहत बिहार को 760 मेगावाट बिजली मिल रही है। यानी 2024 तक बिहार की सौर ऊर्जा उपलब्धता 1400 मेगावाट तक हो जाएगी। बिहार की ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव है। 24.10% वृद्धि बिजली के दरों में 1 अप्रैल से होनी थी, लेकिन बिहार सरकार ने
13,114 करोड़ की सब्सिडी देकर बढ़े हुए दरों का उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ने का निर्णय लिया। वित्तीय वर्ष 2022 में बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 344 किलोवाट घंटा है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार के किस जिले के बथनाहा प्रखंड के महुआवा पंचायत का चयन हुआ है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार के सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के महुआवा पंचायत को चुनाव हुआ है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार के सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के महुआवा पंचायत का चयन हुआ है। 17 से 21 अप्रैल तक नई दिल्ली में होने वाले पंचायत पुरस्कारों में महुआवा पंचायत के मुखिया संजीव भूषण उर्फ गोपाल जी को सम्मानित किया जाएगा। सीतामढ़ी भारत के बिहार राज्य के तिरहुत प्रमंडल के सीतामढ़ी जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। यह सांस्कृतिक मिथिला क्षेत्र का प्रमुख शहर है, जो पौराणिक आख्यानों में माता सीता की जन्मस्थली के रूप में उल्लिखित है। माता सीता के जन्म के कारण इस नगर का नाम पहले सीतामढ़ी, फिर सीतामढ़ी और कालांतर में सीतामढ़ी पड़ा। यह शहर लखनदेई नदी के तट पर अवस्थित है, जिसका पुराना नाम लक्ष्मणा था। रामायण काल में यह मिथिला राज्य की एक महत्वपूर्ण अंग था। 1908 ईस्वी में यह मुजफ्फरपुर जिला का हिस्सा बना। स्वतंत्रता के पश्चात में मुजफ्फरपुर से अलग होकर यह स्वतंत्र जिला बना। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित यह जिला नेपाल की सीमा पर होने के कारण संवेदनशील है। मैथिली एवं बज्जिका यहाँ की बोली है, लेकिन हिंदी और उर्दू में राजकाज की भाषा और शिक्षा का माध्यम है। कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र के बीच हर मौसम में संपर्क कायम रखने वाली रणनीतिक जोजिला सुरंग का काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2026 तक दोस्तों इस जोजिला सुरंग का पूरा कर लिया जाएगा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क कायम रखने वाली रणनीतिक जोजिला सुरंग का काम दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह सुरंग श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे के माध्यम से राजनीतिक महत्व की है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग बंद रहता है। इससे लद्दाख क्षेत्र कश्मीर से कट जाता है। 13 किलोमीटर लंबी सुरंग में से कुल 6 किलोमीटर की कटिंग हो गई है। यह सुरंग एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग पर संसदीय सलाहकार समिति सोमवार को परियोजना स्थल का दौरा कर रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में किस राज्य का विधिक सेवा प्राधिकार प्रथम स्थान पर आया है? तो झालसा दोस्तों, जिसको शॉर्ट में झालसा कहते हैं, झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार जो है प्रथम स्थान पर दोस्तों आया है। बिहार नहीं है दोस्तों, झारखंड है। झारखंड जो है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में प्रथम स्थान पर झारखंड आया है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार प्रथम स्थान पर आया है। बिहार का स्थान 16वां तथा उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तथा झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। कोलकाता नाइट राइडर्स के किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर एक रोमांचक जीत तक और रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रिंकू सिंह है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाले रिंकू सिंह ने गुजरात जायंट्स के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से जीत के लिए लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए थे। उनको दोस्तों 5 गेंद पर 5 छक्के लगाकर उन्होंने मुंबई इंडियंस को जीत दिलाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई है। रिंकू सिंह ने गुजरात के खिलाफ मुकाबले में आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाने के साथ अपनी टीम के KR मुकाबले को रोमांचक जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की। रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। कौन से खिलाड़ी ने T20 में 4 बार हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज जो है राशिद खान बने, अफगानिस्तान के हैं। ये कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात जायंट्स के स्टार लेग स्पिनर राशिद ने 17वें ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया है। हार्दिक पांड्या की गैरहाजिरी में गुजरात की कमान संभाल रहे राशिद ने आंद्रे रसल, सुनील नरेन और शार्दुल ठाकुर को अपने ओवर की पहली 3 गेंदों पर आउट कर यह कमाल किया था। बिहार के किस जिले में बैडमिंटन एकेडमी खोली जाएगी? तो देखिए, बिहार के भागलपुर जिले में बैडमिंटन एकेडमी खोली जाएगी। भागलपुर प्रमंडल के साथ साथ जिला भी है। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। प्राचीन काल में भागलपुर अंग प्रदेश के अंतर्गत आता था। अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी।
भागलपुर की सिल्क की साड़ियाँ विश्वविख्यात है। भागलपुर बिहार प्रांत का एक शहर है। गंगा के तट पर बसा ये एक अत्यंत प्राचीन शहर है। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर के निकट स्थित चंपानगर महान पराक्रमी सूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए विश्वविख्यात रहा। तसर सिल्क का उत्पादन अभी भी यहाँ के कई परिवारों की रोजी रोटी का स्रोत है। प्राचीन काल के तीन विश्वविद्यालयों में से तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, जिसे हम विक्रमशिला के नाम से जानते हैं। आज का भागलपुर सिल्क नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ओरिलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में डेनमार्क के किस खिलाड़ी को हराकर प्रियांशु राजावत ने पहली बार सुपर 300 अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है? तो देखिए दोस्तों, मैग्नस जोहानसन ने सुपर 300 अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है, को हराकर, सॉरी दोस्तों, ओरिलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हराकर भारत के प्रियांशु राजावत ने पहली बार सुपर 300 अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है। प्रियांशु राजावत ने डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हराकर पहला सुपर 300 अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। उन्होंने ओरलियांस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में डेनमार्क के खिलाड़ी को 21-15, 19-21 और 21-16 से पराजित किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में 100 गोल करने वाले पहले इंग्लिश प्रीमियर लीग में 100 गोल करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ह्यूंग मिन सोन दोस्तों, इंग्लिश प्रीमियर लीग में 100 गोल करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं। इंग्लैंड के टॉप टियर लीग यानी ईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम टीम के साउथ कोरियाई खिलाड़ी ह्यूंग मिन सोन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। शनिवार देर रात वो मैच के बाद सोन प्रीमियर लीग में 100 गोल करने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 16 अप्रैल को किन देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे? तो वह युगांडा और मोजाम्बिक के 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री 10 से 12 अप्रैल तक युगांडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जे ओडोंगो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत कर सकते हैं। उनके देश के नेतृत्व और अन्य मंत्रियों से मुलाकात करने की भी संभावना है। मंत्रालय के अनुसार जयशंकर जिंजा में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ट्रांजिट परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की यात्रा करेंगे। यह भारत के किसी विदेश मंत्री द्वारा मोजाम्बिक की पहली यात्रा होगी। इस दौरान भारत के बाहर एनएफएसयू का पहला परिसर स्थापित करने को लेकर भारत और युगांडा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। हाल ही में कपड़ा कंपनी जॉन प्लेयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सिद्धार्थ मल्होत्रा को कपड़ा कंपनी जॉन प्लेयर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विश्व होम्योपैथिक दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिस्टन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है दोस्तों? तो इस वर्ष की थीम है होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार है। आयुष मंत्रालय के तहत सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। फ्रेडरिक सैमुअल फेनिमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 में पेरिस में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध चिकित्सक और विद्वान थे। भारत तथा किस देश के बीच एक्सरसाइज कूप इंडिया 2023 स्टेशन अर्जन पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत तथा अमेरिका की वायुसेनाओं के बीच कूप इंडिया 2023 जो है अर्जन पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा में आयोजित किया जा रहा है। भारत और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच एक्सरसाइज कूप इंडिया 2023 का जारी है। यह एक्सरसाइज एयरफोर्स स्टेशन अर्जन पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में अमेरिका के F-15 स्ट्राइगर ईगल लड़ाकू विमानों के सामने भारत की ओर से रूसी मुल्क के सुखोई 30 MKI भाग ले रहे हैं। विश्व के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का शुभारंभ भारत के किस राज्य में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का शुभारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई राजा गिद्ध के लिए एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है, जो विश्व में अपनी तरफ का पहला केंद्र है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में इसको बनाया गया है और 101.5 हेक्टेयर में यह फैला है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में 1972 में देश में वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अधिनियमित एक कानून है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। किस भारतीय अमेरिकी ने सांख्यिकी में 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो देखिए दोस्तों, केलियामपुडी राधाकृष्ण राव, CR राव जिनका शॉर्ट में नाम है, उन्होंने दोस्तों
सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। कनाडा के ओटावा में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में राव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोलकाता मैथमेटिकल सोसाइटी के बुलेटिन में 1945 में प्रकाशित राव के ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर सांख्यिकी मापदंडों के अनुमान में प्राप्त होने वाली जानकारी और सटीकता के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को सांख्यिकी का नोबेल के बड़ा पुरस्कार माना जाता है। राव प्रसिद्ध सांख्यिकीविद और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के सांख्यिकी विभाग में एमेरिटिस एबरली प्रोफेसर है। इनका जन्म 1920 में कर्नाटक में हुआ था। 1941 से कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती किस गांव में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के किबुथू गांव में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, 2023 से 2025-26 तक विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपए सहित 4800 करोड़ रुपए के केंद्रीय घटकों के साथ सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरी सीमा से लगे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 29 गांवों की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री किबुतु में स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 सूक्ष्म पन बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री लिकाबाली अरुणाचल प्रदेश, छपरा बिहार, नूरानंद केरल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है जिसकी सीमा भूटान, चीन, म्यांमार और असम और नागालैंड के भारतीय राज्यों से लगती है। यहाँ का अंग्रेजी भाषा आधिकारिक भाषा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा जैसे नीसी, आपातानी और गालो व्यापक रूप से बोली जाती है। लोसर, सोलंग, त्रि उत्सव और चलो लोकू उत्सव अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को, तो राजधानी यहाँ की ईटानगर है। राज्यपाल कैवल त्राईविक्रम परनाइक है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। तो राजस्थान सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाई जाती है। अभी तक राज्य में महात्मा बा ज्योतिबा फूले जयंती पर ऐच्छिक अवकाश दिया जा रहा था। ज्योतिबा गोविंद राज फूले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका अप्रैल 1827 को हुआ था। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई थी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है। तो डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का की टाइटल जीता है। भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया है। मुकेश ने फाइनल में उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक आबुस्ताराव को हराकर यह टाइटल जीता है। अन्य भारतीयों की बात करते हुए टाइटल विजेता गुजराती और कार्तिकेयन मुरली भी जीत चुके हैं। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को इनकी जीत पर बधाई दी है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ भारत में शतरंज के खेल के लिए केंद्रीय प्रशासनिक इकाई है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। भारत की किस पार्टी को निर्वाचन आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। तो देखो दोस्तों, आम आदमी पार्टी जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी उसने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की इतिहास रच दिया है। सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली यह पार्टी बनी है। चुनाव आयोग ने बताया कि आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। देखिए दोस्तों, पंजाब और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। इसके अलावा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है राष्ट्रीय पार्टी का। ठीक है, इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई कि आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति का क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले साल ही तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को राज्य पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। आम आदमी पार्टी आप सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। इसके गठन की आधिकारिक घोषणा 26 नवंबर 2012 को भारतीय संविधान अधिनियम की 63वीं वर्षगांठ पर जंतर मंतर दिल्ली में की गई थी। अभी देखिए दोस्तों,
अभी वर्तमान में अब 6 राष्ट्रीय दल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है, अभी 6 राष्ट्रीय दल ही बचे हैं। कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकता है। कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% अगर मत लाए तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल होनी चाहिए उसको। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव द्वारा चिन्ह को पूरे देश में किसी अन्य पार्टी के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये रहा 10 अप्रैल 2023 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा दोस्तों। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें।